चौहान का शव अपने ससुराल वाले घर, अपने पति के घर विष्णु कुमार के घर में पाया गया है, तो यह विष्णु कुमार की जमानत अर्जी को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा निरस्त भी कर दिया गया है। आगे वह जब मालती चौहान के पिता के आंसू बेकार नहीं जाएंगे। कानून भी यह मानता है कि कोई भी विवाहिता अगर 7 ईयर के अंदर अपने ससुराल में अननेचुरल उसकी डेथ होती है तो पति ससुराली माना जाएगा कि उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार है। और मालती चौहान एक ऐसा नाम जो कि पूरी दुनिया में छाया हुआ है, पूरे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह छाया हुआ है। हमारे साथ हैं अमित कुमार उपाध्याय जी, जो कि मालती जी का केस लड़ रहे हैं। उनके मुझे न्याय दिलाएंगे, मेरी बेटी के आत्मा को शांति तभी मिलेगी। मैं उनके पिताजी हैं और बाकी जो उनके साथी लोग हैं। मैं सर से ये जानना चाहूँगा, इस केस की सुनवाई कहाँ तक हुई है? इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हर जगह ये परेशान हैं। अमित कुमार उपाध्याय नाम है मेरा, दीवानी कचहरी संत कबीर नगर। यहाँ पर पीड़िता मृतका मालती चौहान के पिताजी श्रीमान दीपचंद्र जी कुछ समय पहले आए हुए थे और काफ़ी परेशान थे, आज भी वो काफ़ी परेशान हैं। इनके अनुसार इनकी लड़की की शादी 2021 में हुई थी अभियुक्त विष्णु कुमार के साथ, और विष्णु कुमार के साथ जब से उसकी शादी हुई, जब से वो अपने ससुराल गई, एक दिन भी उसने चैन की सांस नहीं लिया। डिमांड ऑफ डाउरी को लेकर के एक्यूज पर्सन विष्णु कुमार के द्वारा तमाम तरीके से उसको टार्चर किया जा रहा था। इनका कहना यह भी है, वादी मुकदमा का कहना यह भी है कि शायद ही कोई दिन ऐसा रहा होगा जो कि उसका सुकून से गुजरा होगा। तो 23 नवंबर 2023 को उसकी हत्या कर दी गई बेरहमी पूर्वक। अच्छा सर, आप पर कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं? अगर इस तरीके का कोई वीडियो है, साक्ष्य है, तो निश्चित तौर पर वो सीधे एक विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का प्रत्यक्ष मामला है। इस पर तो स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई और ये साक्ष्य भी उपलब्ध है, वादी मुकदमा भी इन चीज़ों की पुष्टि करते हैं कि मालती बराबर उसको टार्चर किया जाता रहा है, तो निश्चित तौर पर यह एक दंडनीय अपराध है। मुकदमे में और अभियुक्तों के नाम और धारा बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना पत्र वादी मुकदमा मालती चौहान के पिता ने दिया है। देखना होगा पुलिस आगे क्या करती है। एक नाम राहुल चौरसिया, एक नाम अर्जुन और एक नाम राधिका, इन तीनों का जो नाम है पूरे तरीके से इतना ज़्यादा, जैसे जब मालती अपने यहाँ अपने मायके में थी, मालती की कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल करना, अर्जुन उसे शादी कर लेता है, तो आपको कहाँ तक लगता है कि अगर इनके ऊपर अगर कोई धाराएं होती है, कहाँ तक इनको सज़ा मिल सकती है? निश्चित तौर पर अगर इनके पूरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा के द्वारा हाल ही में दिए गए प्रार्थना पत्र पर अगर गौर फरमाया जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मुख्य अभियुक्त विष्णु कुमार न केवल एक हत्यारोपी है, बल्कि वो पूरी घटना का एक कुशल साजिशकर्ता, मास्टरमाइंड भी आप उसको कह सकते हैं, वो है। और इसी के तहत जब डिमांड ऑफ डाउरी उसकी पूरी नहीं हो पाई, तब जाकर के उसने एक सुनियोजित तरीके से एक मामले को प्लाट किया और उसी प्लाट पर उसने जो है अपने साथ अर्जुन, राहुल और राधिका नाम की महिला को मिलाया। निश्चित तौर पर इस हत्या में, जैसा कि मालती चौहान के पिता का कथन है, यह 3 लोग अतिरिक्त भी जिम्मेदार हैं, इनका नाम मुकदमे में जोड़ा जाना चाहिए। एक सबसे अहम सवाल सर, कि अगर मान लीजिए जैसे 3 साल के समय में उपरांत में उसने हमेशा अपनी बीवी को पूरी तरीके से, वीडियो ये सबको हर जगह पता है, पूरी तरीके से मारना पीटना, वो हर वीडियो में यही कहती थी कि अगर मुझे मेरे पति मुझे लाए हैं मुझे मारने के लिए, या फिर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और मेरे साथ मतलब हर समय कभी उनकी आंख टूटी रहती थी, कभी हाथ में चोट लग रहे थे। तो इससे सही मैं नहीं कहता, अगर इन सब के साथ प्रताड़ना की गई है, उसके लिए उसको किस किस चीजों को मालती चौहान का पहले दिन से लेकर के जो उसकी भुक्तभोगी वाली आप बीती रही है अपने पिता से, जैसी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट है, और जिस तरीके से मालती चौहान का शव अपने ससुराल वाले घर, अपने पति के घर विष्णु कुमार के घर में पाया गया है, तो यह स्पष्ट तौर पर प्रमाण है कि विष्णु कुमार ही मालती चौहान की हत्या के लिए 100% दोषी है। ऐसा कानून सम्मत भी है। कानून भी यह मानता है कि कोई भी विवाहिता अगर 7 ईयर के अंदर अपने ससुराल में अननेचुरल उसकी डेथ होती है तो पति ससुराली माना जाएगा कि उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार है, और इस मामले में भी विष्णु कुमार जिम्मेदार है। एक अहम सवाल है सर, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का प्रथम दृष्टया मामला है,
जी। इसमें भी सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी आईपीसी के तहत दर्ज किए जाने का प्रावधान है, जो कि नहीं हुआ है। यह अफसोसजनक बात है, जो कि प्रथम दृष्टया सामान्य आदमी भी, सामान्य कानून की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को भी पता है कि ये होना चाहिए। बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि मालती चौहान जैसे प्रकरण में पुलिस ने यह कार्रवाई नहीं की। अगर मालती चौहान जैसे प्रकरण में इस प्रकार की कार्यवाही पुलिस के द्वारा नहीं लाई जाती है, अमल में नहीं लाई जाती है, तो सामान्य प्रकरण में पुलिस कितनी गंभीरता से जांच अन्वेषण करती होगी, ये सोचने का विषय है। एक पिता की आंखों में इतना आंसू, आपको कहाँ तक लगता है कि इनको न्याय के लिए ये दर दर जिस तरीके से भटक रहे हैं, आपको लगता है न्यायालय और आप इनकी कहाँ तक मदद कर रहे हैं? इनके आंसू को देख करके ऐसा नहीं लगता? मालती चौहान के पिता के आंसू बेकार नहीं जाएंगे और इनको न्याय दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसी को देखते हुए विष्णु कुमार की जमानत अर्जी को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा निरस्त भी कर दिया गया है। आगे वह जब प्रार्थना पत्र देगा, निश्चित तौर पर उसकी आपत्ति की जाएगी और मालती चौहान के हत्यारों को कठोरतम दंड दिलाए जाने के लिए पूरी प्रयास अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि विष्णु बेल के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं? विष्णु ने बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था, जो कि सीजीएम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दी गई। एक छोटा सा सवाल, अभी इनकी केस को आप हैंडल कर रहे हैं और आप इनसे सहमत हैं? अगर ये केस को आपको हैंडल कर रहे हैं और आपको ये न्याय दिलाने के लिए कहाँ तक आपको लगता है ये न्याय दिलाएंगे? हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि साहब मेरा सुनेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे। मेरी बेटी के आत्मा को शांति तभी मिलेगी। मैं अब इन्हीं के ऊपर सब चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। देख सकते हैं आप लोग, एक पिता की आंखों में इतना आंसू। न्याय के लिए सभी लोग लड़ेंगे और सभी लोग कमेंट में करेंगे जस्टिस फॉर मालती चौहान। मालती को न्याय मिलना चाहिए, मालती को इंसाफ मिलना चाहिए। धन्यवाद।